और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और पहले शारदेंदु जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां सीज फायर को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अटैक्स भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जब तक पूरी तरीके से पीस टॉक की बातें का मसौदा तैयार नहीं हो जाता, तब तक इस तरीके का माहौल बना रहेगा। और इस माहौल को देखिए, क्लासिकली कहा जाता है नॉट फुल्ली वॉर, नॉट फुल्ली पीस। ना तो वहां पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति के तरह लड़ाई लड़ी जा रही, ना ही पीस के आसार दिख रहे हैं। तो एक दोनों तरफ से वॉर काउंटर वॉर चलता रहता है, लेकिन एक लो इंटेंसिटी का एक बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को भी उम्मीद है कि पीस टॉक शायद फ्रक्टिफाई हो जाए। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, उन्होंने कई बार इसका इंडिकेशन दिया कि बड़े एडवांस स्टेज में है और युद्ध कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन एग्रीमेंट किसी पे हो नहीं रहा है, ये बता नहीं रहे कि कहां पे पेच फंसा हुआ, कौन सी बात जी जी। पे डिसएग्रीमेंट है। ये सारी दुनिया एक स्पेकुलेशन में लगी है कि न्यूक्लियर डील पे पेच फंसा हुआ। जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज और अन्य इलाका का सवाल है, वो सारी चीजें नॉर्मलाइज की जा सकती है, लेकिन इनरिच यूरेनियम का डिस्पोजल कैसे होगा, इस पे बात रुकी हुई। फर्दर तो इनरिचमेंट ईरान करने वाला नहीं है न्यूक्लियर का, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सभी का असेसमेंट है। लेकिन जो इनरिच यूरेनियम ऑलरेडी है, उस पे अमेरिका की जिद है कि वो उसको या तो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, या उस पर कब्जा करना चाहता है, या उसको सील करना चाहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान की अस्मिता और ईरान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सवाल हो जाता है। और एक बात तो इस युद्ध में ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दी है, अमेरिका भले ही वहां से कोसों दूर है, लेकिन उनके मिलिट्री बेसिस तमाम उसके स्ट्राइक रेंज में है, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, तमाम मिलिट्री बेस। और यही ईरान की स्ट्रेंथ है आज की डेट में, इसी पे वो कैपिटलाइज कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और तमाम अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो उसकी मारक क्षमता के अंदर है। इसी वजह से देखिए, ये एक तरीके का प्रेशर ईरान जो जनरेट करना चाह रहा है, उसने जनरेट किया है। दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका, मेरा मानना है कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस युद्ध को और एस्केलेट करने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ वो नेतन्याहू से भी बात करें, उनको भी बोल रहे हैं कि वो लेबनान पे हमले बंद करें, वो हमास के अगेंस्ट जो ऑपरेशन चला रहे हैं और वेस्ट बैंक में जिस तरीके का उनका ऑपरेशन चल रहा है, उसको खत्म करें। लेकिन नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं। तो ये भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ऐसा माना जा रहा है। जी और जी। साथ में जो मोसाद का इंटरफेरेंस है, देखिए यूएस में आज के डेट में मोसाद के लोग पेंटागन तक में उनकी पेनिट्रेशन है, तो ये भी एक चिंता का विषय यूएस के लिए है। तमाम रिपोर्टें आ रही हैं कि मोसाद ने तमाम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए अपने सूत्रों को एक्टिवेट कर रखा, और ज्यूज एक बहुत बड़ी लॉबी है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे कॉबवेब में फंस गए कि वो निकल नहीं पा रहे। एक तरफ उन्होंने इतना बड़ा एजेंडा दिया कि ईरान के सत्ता परिवर्तन, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो पूरी तरीके से खत्म करेंगे, जो कि हो नहीं पा रहा। दूसरी तरफ नेतन्याहू से भी डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट की जो आज की डेट में हालत है, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, और साथ में वहां का मिड टर्म पोल, ये उनके हाथ बांधे हुए हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप देखिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। बार बार वो बोल रहे हैं कि अब पीस हो सकती है, ईरान से संधि जल्दी हो जाएगा, और साथ में एक स्टेटमेंट देते हैं उनके जो मिसाइल है वो सिर्फ 20% या 21% है। इन सारे बयान का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ग्राउंड पे ऐसी सिचुएशन दिख नहीं रही है। ईरान लगातार युद्ध में बना हुआ, लगातार स्टेट ऑफ हार्मुज पे कंट्रोल कर रहा है, और स्टेट ऑफ हार्मुज का देखिए इशू जो है वो भी इजी सॉल्व नहीं होगा। आज की डेट में इंडिपेंडेंट नेविगेशन की पूरी विश्व बात कर रहा है, जी लेकिन अगर ईरान ने उसको इंडिपेंडेंट नेविगेशन के लिए खोल दिया, तो तमाम वॉरशिप अमेरिका के उसके अंदर घुस जाएंगे, तमाम ऐसी चीजें वहां घुसेंगी जिसपे कि आगे आने वाले दिनों में ईरान का कंट्रोल पूरा नहीं रह पाएगा। और जी फिर जी। वह अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके हाथ से निकल गया, तो एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग पावर, एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट उसके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। मेरा मानना है कि देखिए, काफी लंबे समय से सीज फायर चल रहा है, उस इंटेंसिटी के साथ अटैक या हमले नहीं हो रहे, लिहाजा एक डिप्लोमेसी और डायलॉग के लिए एक रास्ता खुलता है। और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी हैसियत नहीं है बार्गेन करने के लिए। देखिए, एक तरफ असीम मुनीर जब जाते हैं या शहबाज शरीफ जाते हैं, तब तो ठीक है। ये जब इंटीरियर मिनिस्टर का जब तेहरान जाते हैं, तो वो कोई बिल्कुल, देखिए काम कह करके सकते हैं नहीं किसी आते, सिर्फ और एक मुल्क तरीके को भी का। इसमें खासतौर से इन्वॉल्व होना चाहिए। खलीज मुल्कों में से भी किसी को यहाँ पहल करनी चाहिए बातचीत करने की, तभी शायद कोई हल निकल सके और ईरान बात माने। यहाँ पर बहरैन और कुवैत तक भी अब देखिए अटैक यहाँ पर किए गए हैं, और ईरान
ने इन अटैक्स के जरिए क्या ये साबित वो किया है, या फिर वो ये दावा करना चाह रहा है कि इतनी आसानी से हम बात नहीं मानने वाले और हम किसी से पीछे नहीं रहने वाले हैं? राम श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको इसे लेकर? ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं दोनों पार्टी की, अपनी अपनी ताकत का इजहार करके वो ये बताना चाहे थे कि अभी हम में बहुत कुछ दमखम है। और निश्चित रूप से ईरान में जो उसका जज्बा है, उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो युद्ध कौशल है, ग्राउंड फोर्सेस की जो उनकी क्षमता है, उसके आगे अमेरिका भी थोड़ा सा परेशान है, निश्चित रूप से परेशान है। क्योंकि ट्रंप ने खास कर ये कहा है कि पहले हमने सोचा था कि फौज को भेजकर एनरिच यूरेनियम हम वहाँ पे कब्जे में कर लेंगे, लेकिन ये बड़ा रिस्की काम है। अगर CNN की रिपोर्ट को सही माना जाए तो और भी मामला थोड़ा ट्रंप के लिए मुसीबत का हो जाता है, क्योंकि CNN ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने जो ड्रोन फेंके थे वो जो विमान वाहक पोत गेराल्ड है उसके ऊपर जाकर पड़े हैं और वहां पर आग लगी थी और 30 घंटे में उस आग पर काबू पाया गया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, सबसे सुरक्षित माना जाता है। अगर ईरान की पहुंच वहां तक हो जाती है तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। लेकिन यहाँ ईरान को एक चीज नहीं भूलना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध का वो किस्सा कि जब जापान के सुसाइडल एरोप्लेन सीधे जाकर पर्ल हार्बर पर जाकर उन्होंने ड्रोजिंग किया था, सीधा अटैक किया था और जाकर टकरा दिया था। अमेरिका छटपटा गया था, उसने ताबड़तोड़ उसका जवाब देने के लिए एटम बम का उपयोग किया था। निश्चित रूप से आज की तारीख में अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति है और अगर उसको इसी तरह से आप परेशान करते रहे या उसको छेड़खानी करते रहे, छेड़खानी हालांकि ये माना जाता है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, लेकिन अब चूंकि समझौते की बात चल रही है ईरान को भी थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि उसकी जो सामरिक क्षमता है वो अमेरिका के सामने कुछ भी मायने नहीं रखती है। ये माना कि वो ग्राउंड पर नहीं उतरे हैं, फुट ऑन ग्राउंड नहीं हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका हार चुका है या उसकी आपने नाक काट लिया, उसको नीचे दिखा दिया है। अगर ये हकीकत रही तो निश्चित मानिए अमेरिका के पास एक विकल्प जो द्वितीय विश्व युद्ध में था वो अभी भी खड़ा हुआ है। अभी मदर ऑफ बॉम्ब उसके पास है, उसके पास डर्टी केमिकल बॉम्ब्स भी है, लेकिन सब में नुकसान किसका होगा? ना तो तालिबान का होगा, ना IRGC का होगा, वहाँ के ईरान के गरीब और निरीह नागरिक, महिलाएं, बच्चे मारे जाएंगे। तो मानवता के हित में ये बहुत आवश्यक है, ईरान को थोड़ा झुक जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र दूसरे देशों की मदद लेकर किसी भी तरह से जो भी संभव हो एक समझौता करना चाहिए स्थायी रूप से। और इस जो खाड़ी के युद्ध का जो आज तनाव चला है इसको खत्म करना चाहिए। अगर ये नहीं खत्म हुआ तो दुनिया में महंगाई तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके साथ अराजकता फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, लूटमार बढ़ेगी। क्योंकि अकेले चीन का ही उदाहरण देख लीजिएगा, खाड़ी के युद्ध के कारण चीन की सप्लाई चेन उसकी वजह से चीन का माल तो बन रहा है लेकिन वो अंतर बाजार में जा नहीं पा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, फैक्ट्रियों में माल का उत्पादन इतना इकट्ठा हो गया क्या उनको जो है लेआउट देना पड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगी। जैसा चीन में हो रहा है ताकि सभी देशों में होगा, बेरोजगार बढ़ेंगे, पाट पड़ेगी, लोग अगर भूखे मरेंगे तो मरता क्या नहीं करता। वो जहाँ वहाँ आपको विनाशकारी हरकतें दिखेंगी, टेररिस्ट भी बढ़ेंगे। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल अपनी जगह बिल्कुल, लेकिन देखिए दोनों ही मुल्कों को झुकना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मुल्क झुकेगा तभी बात बनेगी। थोड़ी थोड़ी चीजों पर दोनों ही मुल्कों को लीनियंसी बरतनी चाहिए, तभी ये जो मामला है ये सॉर्ट आउट हो सकता है। और इसी वजह से जो पेच है वो अटक भी रहा है। शारदेंदु जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था सीज फायर जब शुरू हुआ था उस वक्त पहले अमेरिका की तरफ से, जबकि इजराइल की तरफ से सीज फायर के खिलाफ वर्जी की गई थी और तब ईरान ने रिटेलिएट किया था उसे लेकर। जब से युद्ध चल रहा है 28 फरवरी से, मेरा मानना है कि ईरान हमेशा से रिटेलिएटरी मूड में रहा है। उसने हर एक चीज का रिटेलिएशन किया है, क्योंकि अमेरिका तो पूरा विश्व जानता है कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी इकॉनमी है, साफ नंबर 1 है, यूनिपोलर वर्ल्ड को आप तमाम तरीके से गवर्न करते हैं, अपने डिक्टेशन देते हैं, ये तो जग जाहिर चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे बड़े सारे देश में अपना प्रभुत्व जमाएं, उनमें इंटरफेरेंस करें, अपने मनमर्जी सरकार बनाएं, उनके रिसोर्सेज का दोहन करें। ये तो इंटरनेशनल लॉ के बरखिलाफ है। आपने 28
फरवरी को स्ट्राइक किया ही क्यों, जब आपके तमाम तरीके के जनरल, तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट आपको बता रहे थे कि ये शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर में आप नहीं घुस रहे हैं, ये लॉन्ग वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ईरान का जो आपने असेसमेंट किया वो गलत किया है। इन सारी चीजों के बावजूद भी आप नेतन्याहू के कहने में आके आपने स्ट्राइक किया। तो नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, लेकिन कहने का मतलब है कि आज भी जो बहरीन और कुवैत में ईरान ने स्ट्राइक किया है वो भी रिटेलिएटरी था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के में जब आपने उसके ड्रोन मार गिराए, तमाम तरीके के वहां पे डोमिनेंस की बात चल रही है, डेली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक प्रोबिंग एक्शन चलता रहता है, तमाम वॉरशिप इंटर करने की कोशिश करते हैं, उस पर देखते हैं कि फायरिंग हो रही है, अंडर सर्वेलेंस हो रहा है, तो वो विड्रॉ करते हैं। कहीं ना कहीं एक एक्सेस चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, और ये देखिए मिलिट्री एक्शन है। इस तरीके की चीजों में अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जंगी बेड़ों को आपने घुसा दिया तो कहीं ना कहीं ईरान के पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होती है, ये ईरान छोड़ना नहीं चाहता। तो आज की डेट में आईआरजीसी कर क्या रहा है? आईआरजीसी कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा डोमिनेशन, वो भले ही उस पर फायर ना करे लेकिन उसको अंडर सर्वेलेंस इंस्पेक्शन रखता है, और साथ में जो टैरिफ का उसने लगा रखा है नियम, वो देखिए टेम्परेरी फेज है। मेरा मानना है कि ये रोल बैक होगा, लेकिन अंडर सर्वेलेंस तो वो तमाम जहाजों को आगे आने वाले दिनों में भी रखेगा, क्योंकि ये हाईलाइटेड एरिया है और अमेरिका इसको छोड़ने वाला नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर अमेरिका चाहे ओमान के थ्रू या किसी भी तरीके से डोमिनेट कर लेता है तो ईरान की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होती है। और ईरान ने एक चीज पकड़ रखा है, वो प्रॉक्सीज की पहले मदद करता था, अब छोटे बड़े देशों को टारगेट कर रहा है मिडिल ईस्ट में। क्योंकि देखिए यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, ये सारे के सारे अमेरिका के सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट थे, और अमेरिका सिक्योरिटी दी नहीं, तो वनरेबिलिटी तो वहां पे है, और अमेरिका का इन्वेस्टमेंट बहुत है। यूएई की क्या कंडीशन है, मैं तो उसको एक आर्टिफिशियल कंट्री मानता हूं, कुछ है नहीं ऑयल के अलावा, लेकिन पूरा पूरा वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट, पूरा पूरा वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट, तमाम तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और वहां के अगर डिसैलिनेशन प्लांट को ही टारगेट करना शुरू कर दे तो पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मिडिल ईस्ट की वनरेबिलिटी है, और अमेरिका तो दूर बैठा है, उससे वो इफेक्ट नहीं हो रहा। कई बार डोनाल्ड ट्रंप भी बोल चुके हैं। तो आज की डेट में मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जंग तो उनके जमीन पे लड़ी जा रही है, अल्टीमेटली उनके नेबर को नहीं बदलने वाले। ईरान वहीं रहेगा, कुवैत वहीं रहेगा, बहरीन वहीं रहेगा। तो यहां पे आपको एकजुटता दिखा के अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो, और ईरान को अपना अगर इनरिचमेंट प्लान यूरेनियम का वो छोड़ देता है, या आईए की निगरानी में उसको इंस्टॉल कर देता है, या 1 या 2 डिकेड के लिए उसको स्थगित कर देता है, तो पीस वहां आ सकती है। तमाम सोल्यूशन अवेलेबल हैं, लेकिन अमेरिका का सिर्फ एक लॉजिक है कि वो इनरिच यूरेनियम को हासिल करना चाहता है। देखिए 60% उन्होंने इनरिच कर रखा, आगे इनरिचमेंट के लिए प्रोसेस में अगर रशिया और चाइना मदद करेगा, अगर उसने आपके 400-500 केजी इनरिच यूरेनियम हैंडओवर भी कर दिया तो आगे आने वाले दिनों में वो फिर डेवलप कर सकता है। जबकि नॉर्थ कोरिया बोलता है कि अगर आपको अमेरिका के अगेंस्ट हमारे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो ये सारी चीजें एक चीजों का माहौल बनाया गया है, मेरा मानना है। अल्टीमेटली ऑयल के रिसोर्सेज पे कैप्चर करने की बात है। जिस तरीके से पेट्रो डॉलर वीक कर रहा, ईरान उसको वीक कर रहा था, कहीं ना कहीं अमेरिका उसकी भी गारंटी चाहता है। और देखिए आज की डेट में उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने क्या बोला है कि हम आपके जितने फ्रोजन एसेट्स हैं उसको रीबिल्डअप पे लगाएंगे कुवैत और बहरीन के, जहां जहां ईरान ने टारगेट किया। यानी कि ईरान का पैसा, और जहां नुकसान हुआ उसके ईरान के पैसे से उसकी भरपाई करेंगे। तो ये सारी चीजें, इस तरीके के स्टेटमेंट देखिए पीस टॉक में बाधा पैदा करती है। अगर सिंसियरिटी अमेरिका में है तो पीस टॉक कभी भी ये साइन हो सकता है, एग्री हो सकता है। और पहले आप टाइम गेन करिए, 60 दिन का सीजफायर, और टॉक टेबल पे आके उसकी नेटिग्रिटीज वर्कआउट करिए। लड़ाई के साथ साथ युद्ध की बात करना, मेरा मतलब है ये बेईमानी है। फ्रेजाइल सीज फायर आप बार बार यूज करते हैं, लेकिन इस फ्रेजाइल सीज फायर को आप परमानेंट सीज फायर में बदले, क्योंकि देखिए लड़ाई तो दोनों देश नहीं चाह रहे हैं। दोनों देश समझ चुके हैं कि इसका रिजल्ट निकलना है वो टॉक टेबल पे निकलना है, तो इसको आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल। राम श्रीवास्तव जी, देखिए बातचीत से ही हल निकलेगा, और बार बार और रोज बरोज हम यही बात करते हैं डिस्कशन के दौरान कि कैसे बातचीत हो, लेकिन कोई भी आखिरी फैसला इसको लेकर नहीं आ पा रहा है। हम देख रहे हैं इतने दिनों से धमकियां लगातार जारी हैं, और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने का सिलसिला भी जारी है, फिर वो चाहे ईरान हो या फिर अमेरिका हो। तो क्या तरीका है आने वाले दिनों में, आपको लगता है कि इसका लेकर बातचीत हो सकती है, या किसी और दूसरे मुल्क को इसमें इन्वॉल्व होना कितना जरूरी लग रहा है आपको? देखिए दूसरा मुल्क कौन हो सकता है? रशिया तो हो नहीं सकता, चाइना हो नहीं सकता है। खाड़ी के जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज हैं तो वो इसमें कोई
महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं सकते हैं। इसराइल के आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। एकमात्र है वो है फ्रांस, और फ्रांस के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि भारत को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन ट्रंप जो है, जो बचकाना हरकतें करते हैं, उनको देखते हुए भारत जैसा सिंसियर और डिवोटेड कंट्री अपनी विदेश नीति के आधार पर, क्योंकि ट्रंप हमेशा भारत को धमकाते रहते हैं, तुम ये करो तुम वो करो, नहीं तो हम टैरिफ लगा देंगे। अभी भी 99% मसला हल हो गया है, 1% किस पर अड़ा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर, जो अमेरिका की वो यहाँ बेचना चाहते हैं, जो कि किसानों के हित में नहीं है। डेयरी का प्रोडक्ट वो बेचना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि भारत जो है उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 70% यहाँ पॉपुलेशन वेजिटेरियन है और वो अपनी गायों को जो है मांसाहारी भोजन कराते हैं। निश्चित रूप से हम उनकी शर्तों के आगे ही झुकने वाले हैं। लेकिन अब बचा कौन दुनिया में? दुनिया में ना तो ब्रिक्स के देश हैं, ना आपको स्क्वाड के देश हैं। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसकी सनक के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है, वो है ट्रंप। और तो सबको ये ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ बनाना चाहिए कि उनको सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो अपनी जिद से हटे और ये जो रियल पना लगा रखा है उसको जल्दी खत्म कर दें। हालांकि इसकी संभावना इसलिए बढ़ती जा रही है कि अमेरिका की संसद ने उनको क्लियर कट जो है मना कर दिया है कि ईरान का युद्ध बंद करो, वो फाइनेंस नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास भी उनका उपयोग कर सकते हैं। और एक आदमी अगर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और थोड़ा सा सामान्य जो अस्तित्व है उससे अलग हटकर है, अगर देहाती भाषा में कहा जाए कि खिसियाया हुआ है या थोड़ा सा अलग किस्म का है, मेंटली थोड़ा सा डिरेल्ड है, अगर उसके जिद में आ गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इस बात की सबसे बड़ी चिंता है कहीं जिद अगर ईरान के ऊपर अमेरिका न्यूक्लियर आर्सेनल का उपयोग नहीं कर ले, क्योंकि उसको फर्क पड़ता है 80 लाख लोग मरे या 1.5 करोड़ मरे, मरने वाले मरते रहते हैं। गाजा में मर गए 73,000 से ज्यादा, लाखों लोग आज जो है लूले लंगड़े होकर इलाज के लिए तरस रहे। किसी को इनकी चिंता नहीं है। जो लोग पैलेस्टीन की जो समर्थन में हाय तौबा करते थे और चिल्लाते थे, नारे लगाते थे, आज उन सब के मुंह बंद हैं। कोई जाकर वहां देख नहीं रहा है कितनी बुरी हालत है यूनाइटेड नेशंस की, जो गाजा के मामले में इतनी दयनीय है कि अगर किसी को साक्षात नर्क का दर्शन करना है, नर्क में घूमना है, तो गाजा में घूम आइए और इजराइल की उन जेल आइए जहाँ की पैलेस्टाइन बंद है, इसको कभी भी गोली से उड़ा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बताती है कि वहाँ जो कैदी हैं पुरुषों के साथ और महिलाओं के साथ कर्म किए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जब अटैक करता है कोई भी मुल्क तो वो ये नहीं सोचता है कि इसका क्या अंजाम होगा, वहां पर सिर्फ अपना मफाद देखा जाता है और ये चीज अमेरिका भी कर सकता है। इसीलिए जो भी आगे की स्ट्रैटेजी हो ईरान की वो बहुत सोच समझकर होनी चाहिए। शारदेंदु जी, क्या लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी इस पर? देखिए, मेरा मानना है कि इस युद्ध का अंत जल्द से जल्द होना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टैंड को काफी सॉफ्टन किया है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको तमाम तरीके की सुझावों को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बातों को सुनना पड़ेगा और वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ट्रंप इस इलाके में इस स्थिति के जिम्मेदार हैं। नेतन्याहू एक मिलिट्री माइंडसेट के आदमी है। वो गाजा पट्टी के साथ वेस्ट बैंक में भी अपना कंट्रोल बनाए हुए। देखिए, वेस्ट बैंक में 7 महीने के बच्चा क्रॉस फायर में मारा गया है। ये सारी दर्दनाक स्थिति है और ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल शर्मसार हुई है गाजा में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो अब लेबनान तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लतीनी लिवर तक जाना चाहते हैं। हर बार सिक्योरिटी कंसर्न, कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री आज की डेट में इजराइल को टारगेट नहीं कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से टारगेट हुई, किस तरीके से वो फिर से तमाम प्रॉक्सीज की हेल्प करेगा ईरान, वो बात की चीज है। लेकिन जो सिक्योरिटी कंसर्न है 1948 से लेके आज तक आप अमेरिका की शहर से वहां पे सिक्योर है, महफूज है। लिहाजा इस तरीके के लॉजिक देना कि सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं इसको बहुत नहीं मानता हूं। एक राइट है पैलेस्टाइन का, जब तक उस राइट को आप पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करते, 2 नेशन थ्योरी पे नहीं जाते, इस इलाके में पीस नहीं हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को अपने स्टैंड को चेंज करना पड़ेगा। ईरान की जो लीडरशिप है मॉडरेट है, पेजेस्कियां हो चाहे
चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, सारे के सारे अंडर कंट्रोल है। आईआरजीसी का एक डेफिनेट रोल है, वो उसको प्ले करना पड़ेगा। वो वहां की फौज है, वहां का सिक्योरिटी कंसर्न है, लिहाजा आईआरजीसी को ही आप टेररिस्ट बना देते हैं, तमाम तरीके की उनके ऊपर लांछन लगा। वो एक मिलिट्री है, वो अपने देश की सुरक्षा में लगी हुई है। आप बमबारी करें तो ठीक है, आईआरजीसी रिटेलिएशन में अगर ड्रोन लॉन्च करता है तो आप उसको टेररिस्ट बना देते हैं। तो इन सारी चीजों की देखिए व्याख्या युद्ध स्तर पे जब आप करते हैं तो सबका सब क्लियर हो जाता है। लेकिन अमेरिका से एक बड़ा कंट्री, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी व्यवस्था है, और उसको एक कदम पीछे लेके इस मैटर को रिजॉल्व करना होगा। ये युद्ध इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था। मैं शुरू से बोल रहा, एक हफ्ते तक जो 28 फरवरी से जब आपने शुरू किया, एक हफ्ते में आपने तमाम रिजल्ट अचीव कर लिए थे। वहां पे आपको सीज फायर करके टॉप टेबल पर आना चाहिए था। इतने लंबे युद्ध की जरूरत नहीं थी। आप वो एम जो सेट किया वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, लिहाजा पीस को मौका दीजिए। और ईरान, ये मत देखिए कि हम ईरान की बात मान रहे हैं, जो सही है उसको मानिए। बिल्कुल, ये देखना चाहिए कि दुनिया पर इसका कितना असर हो रहा है और खुद अमेरिका पर भी कितना असर इस चीज का हो रहा है, कितना गलत इफेक्ट इसका पड़ रहा है, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि सबका मफाद देखना ही हर मुल्क के सदर की जिम्मेदारी है यहाँ पर। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।